देख रहे हैं सीधी बात और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। स्वागत है आपका। मोदी सरकार तो अपने रास्ते पर बढ़ चली है, लग रहा है कि खबरों को लेकर अकाल पड़ गया है, सबको एकदम जुबान बंद करने को कह दिया गया। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से एक ऑर्डर देना कि कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, खबर निकलनी नहीं चाहिए, क्या ये ठीक है? ऐसा कौन सा ऑर्डर निकला है? कोई बात ही नहीं करता है, खबर नहीं निकलती है, लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार कर क्या रही है पता ही नहीं चलता। काम कर रही है। इनफैक्ट मोदी सरकार अपने काम को बोलने देती है, ज़बान पे लगाम लगा के काम बात करे, ये नहीं कि बोलते रहो और काम कुछ होए ना। सो मोदी सरकार इज़ बिजी वर्किंग, इसलिए स्पोक्स पर्सन्स हैं जो बात करते हैं और बाकी सब काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने एक एमपी के तौर पे काम किया, अब आप एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे काम कर रही हैं। आप बताइए कि मोदी सरकार का हिस्सा रहना, कैबिनेट मीटिंग्स प्रधानमंत्री के साथ अटेंड करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जैसे का एक्सपीरियंस है, जैसे का विजन है और जैसे कि उनके इरादे, दृढ़ इरादे हैं, वो डिसीजंस भी लेते हैं बहुत सोच समझ के, सारों की बातें बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से सारे अपने सुझाव रखते हैं, सबकी सुनवाई होती है। और मुझे खुशी इस बात की कि एक रिज़ल्ट निकलता है और नेक्स्ट स्टेप पे आगे हम लोग जाते हैं। सो वो उनकी विजन को देखते हुए, उनके तजुर्बे को देखते हुए, जो पिछले 10 सालों में नज़र आ रहा था कि पैरालिसिस हो गई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था, पता नहीं था कि किससे पूछें और क्या करें, ये सरकार में किससे पूछना है, कैसे करना है, एक कंसेंसस लेके काम आगे बढ़ रहा है। पर मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने, एनडीए ने जिस तरह के वायदे दिखाए थे जनता को चुनाव से पहले, जनता तो पूछ रही है कि हमारे अच्छे दिन कहाँ। कोई भी एक पैमाना अगर हम उठा लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम कीमतें लेते हैं, खाने की चीज़ों की कीमतें लेते हैं, तो चीज़ों के भाव अभी कम हुए नहीं हैं और जनता पूछ रही कि मोदी जी के, हरसिमरत जी के तो अच्छे दिन आ गए, जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, जो 10 सालों का जो नुकसान किया गया है उसको सही करने में अब 10 दिन तो लगेंगे नहीं, थोड़ा सा समय तो लगेगा। लेकिन जब आप कीमतों की बात भी करते हैं तो जो कीमतें दूसरी सरकार में, अब आप प्याज ही ले लें जो 80 रुपये तक पहुंच गए थे, जब 20 से 25 होने लगा तो उसको रोकने के लिए काम, स्टेप्स ऐसे उठाए गए ताकि वो 30 के आगे जा नहीं सका। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सामने किया जाए कि वो कंटेन कर लें। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो हमको जो पिछला जो हालात बने हुए थे उनको सारा ठीक करके तब आगे बढ़ने का काम ये करने में, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन हर एक चीज़ की डिसीजंस ली जा रही, चाहे प्राइसेस को रोकने की बात होए, चाहे दूसरी चीज़ों की बात होए। अब सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट जो रह गई एज अ मिनिस्टर, आई कैन टेल यू कि फाइनेंसेस देश के ऐसे हाल में छोड़े गए हैं कि आगे तो क्या काम करना, पहले तो पीछे का ही काम पूरा करना पड़ेगा। कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से, जो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने डैमेज किया, पहले उसको ठीक करने में, ताकि जिन अच्छे दिनों के वादे जो आपने दिखाए, जो सपने आपने दिखाए, वो पूरे हों? देखिए, अच्छे दिन तो उस दिन ही शुरू हो गए जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। हम जनता की पूछ नहीं, अच्छे क्या आप सोचते हैं कि एक मंत्री बन के अच्छे दिन होते हैं? मैं तो लाल बत्ती मिल गई, इतना लंबा लंबा, आपके आगे पीछे 100 लोग घूमते, आपके तो अच्छे दिन आ गए, जनता अपने अच्छे दिन पूछ रही है। मेरी कोई लाल बत्ती है ना, कोई सरकारी गाड़ी है और ना ही कोई आगे पीछे घूम रहा है। लेकिन ये जरूर कह सकते हो, जब एक MP थी तो पार्लियामेंट खत्म होता था, मैं घर आती थी, कल रात को मैं 9:30 बजे घर आई हूँ। तो अच्छे दिन जनता के आए हैं, जहां मंत्री लोग और मंत्रालय और प्रधानमंत्री, मैं तो 9:30 तक आ गई, प्रधानमंत्री जी को तो 12-12 बजे तक काम चलता है उनका। तो सरकार की जो काम कर रही है वो लोगों के अच्छे दिन लाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जे आप किसान को भी ले लें, जिस दिन वो बीज फेंकता अगले दिन तो फसल खड़ी नहीं हो जाती, 6 महीने रुकना पड़ता है ना। तो आप कोई बिजनेस चलाएं या कोई खेती करें, हर एक चीज़ को समय लगता है, आपको मेहनत करनी होती है और काम करना होता है, और वो सरकार काम कर रही है, इसका रिजल्ट लोगों के सामने। आप कह रहे हैं कि कीमतें कम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज़ जो हो चुकी है मैम, ये कहा जा रहा है कि कम्युनल टेंशन समुदायों के बीच में बढ़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो ये कहना कि किसी प्रधानमंत्री के आने से स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ है और सरासर गलत है। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ, जैसे मोदी जी ने अपनी शपथ पे सार्क कंट्रीज़ को बुलाया, उन्होंने पहल की कि जो अपने नेबर्स के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, चाहे वो भूटान गए, चाहे वो नेपाल गए और चाहे वो US जा रहे हैं, वो तो ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि टेंशन्स कम हो और माहौल ऐसा फ्रेंडशिप का और बात को आगे बढ़ाने का बढ़े। तो उनके ऊपर या सरकार के ऊपर उनके आने के करके जो हो रहा है वो आप स्टेट सरकार से पूछे, जहाँ जहाँ पे ये टेंशन्स हो रही हैं। अब मैं आपको हरियाणा की बात बोलूँ,
जो हरियाणा में जो सिखों के साथ जो धक्का किया जा रहा है एसजीपीसी को, इसमें कोई सेंटर की सरकार का को लेना था? सरासर हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार सोनिया गांधी जी की अगुवाई में कर रही हैं, तो उधर जो टेंशन हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, वो आप स्टेट की सरकार को अब दोष देंगे कि सेंटर की सरकार? नहीं, पर ये भी तो सवाल उठ सकता है कि जो अकाली दल चलाता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो ये थोड़ी है कि आपका कंट्रोल सब जगह होना चाहिए। हरियाणा की मांग है कि वहां के गुरुद्वारे वहां के लोगों को मैनेज करने चाहिए। एसजीपीसी क्या है? एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, सिखों की मिनी पार्लियामेंट है। देश भर के सिखों से उधर वो इलेक्ट होके जाते हैं, अकाली दल नॉमिनेट नहीं करती, सिख जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके उधर भेजती है। तो अकेले अकाली दल तो वोट नहीं बनाती, कोई कांग्रेसी सिख भी डाल सकता है, कोई दूसरा से कोई सिख भी डाल सकता है। सो पहली बात, एसजीपीसी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरी बड़ी बात, ये एसजीपीसी तब बनी 1925 में जब ब्रिटिश का राज था, और पूरे पंजाब के जो पुराना पंजाब पाकिस्तान से लेके इधर तक होता था, उस पुराने पंजाब के गुरुद्वारों की सेवा संभाल के लिए इतनी कुर्बानियों लड़ाइयों के बाद ये एसजीपीसी, उस टाइम अंग्रेजों को झुका के महात्मा गांधी ने कहा कि ये आज़ादी की पहली विक्ट्री है। इतनी लड़ाई थी जो सिखों ने लड़ी। तो ये जो एक एसजीपीसी जब बनी, जब देश भी आज़ाद हो गया और डिवाइड हो गया और पाकिस्तान में आधा पंजाब भी चला गया, तब भी इस सिख को एक इंटरस्टेट बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया कि एसजीपीसी अभी भी वही काम करेगी जो 1925 के गुरुद्वारा एक्ट पे था कि पुराने पंजाब के जितने गुरुद्वारे होंगे वो एसजीपीसी चलाएगी, ताकि सिखों की सोच, गुरुओं की सोच एक अम्ब्रेला होएगा जिस सोच से ये चलेंगे। तो किसी स्टेट को इस एक्ट के अंदर कोई हक नहीं है कि कोई स्टेट अपने लेजिस्लेचर पास कर दे। लेजिस्लेचर पास सेंटर में हो सकता है या एसजीपीसी में हो सकता है। आप देख रहे हैं सीधी बात। हरसिमरत कौर बादल इस वक्त हमारे साथ है। मैडम, एक मुद्दा जो पंजाब में इस वक्त बहुत बड़ा है वो ड्रग्स को लेकर। हमने देखा कि लोगों की नाराजगी भी थी अकाली सरकार को लेकर, जो कि लोकसभा चुनाव में नजर आई। सब जगह मोदी की हवा थी, पंजाब में थोड़ी कम। कहा यह जा रहा है कि अकाली सरकार को जितना अग्रसर होना चाहिए, जितना तेजी से काम करना चाहिए ड्रग मेनेस पर रोक पाने के लिए, वो आप लोग कर नहीं रहे। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात कि पंजाब के अंदर ना कोई ड्रग्स उगता है और ना ही मैन्युफैक्चर होता है। खुली छूट है वहां पर। सुने ना, खुली छूट कैसे है? जो ड्रग्स आते हैं कहां से आते हैं, पहले ये तो सोचिए। पंजाब में जो उग नहीं रहा है मैन्युफैक्चर, तो कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। कहां बाहर से आ रहे हैं? 500 किलोमीटर से ज्यादा कॉमन बॉर्डर हमारे पाकिस्तान के साथ है। उस पाकिस्तान के बॉर्डर की राखी कौन करता है? बीएसएफ, जो सेंटर के अंदर आती है। पिछले 10 साल से सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से सारे देश भर में जो ड्रग्स जाता था, जब अफगानिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उन्होंने वो सारा रूट बना दिया वाया पंजाब। ये इतना पोरस बॉर्डर कि आप हैरान रह जाएंगे। ऊपर से फेंक दिया, पाइपों में डाल दिया, बीएसएफ के ऑफिसर बीच में इन्वॉल्व, क्या कुछ नहीं था यहाँ पे। पर आंकड़े दिखाते हैं कि 10 में से 7 युवक जो हैं पंजाब के, वो अब नशे के शिकार हो गए। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है पंजाब की। पहले फौज में जाते थे, पुलिस में जाते थे, अब हिम्मत ही नहीं है पुलिस या फौज में जाने की। तो ये तो आपकी कहीं ना कहीं नाकामी है। हमारी नाकामी कैसे? जब तक नाकामी उस बॉर्डर को जो पोरस 10 साल से रखा गया, नाकामी उधर है। और दूसरी तरह, एक तरफ हमारे पास राजस्थान है जहां पे ओपियम के जो ठेके होते हैं वो नीलामी होती है, सरकार उसमें से रेवेन्यू लेती है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से ये बॉर्डर नॉट इवन आधे घंटे का रास्ता है, बस पकड़ो, पकड़ के वहां से खरीद के ले आओ। तो वी कैन नॉट पुट अप अ नाका। इंटरस्टेट नाके कोई होते नहीं है, नहीं तो वो क्या कंट्री क्या रह जाती है। तो एक तरफ से राजस्थान एक में स्टेट में लीगल है, हमारी स्टेट में इलीगल है, दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान। तो दोनों तरफ से जब ड्रग्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली उस स्टेट में प्रॉब्लम। जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको सुधारने के लिए आप क्या करें? उसको सुधारने के लिए आज की डेट में जो आप जाके पंजाब में आप जाके किसी से भी पूछे, इतनी टाइटनेस हो गई है कि जो लोगों को दवाइयों के तौर पे भी जो दवाइयाँ चाहिए होती है, क्योंकि हमने कैप्सूल्स भी नहीं छोड़ी, वो अब लोग इतना छटपटा रहे कि सब क्लैंप डाउन कर दिया है। और सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसको ये पूरा जीरो टॉलरेंस की तरफ ले जाने के लिए, चाहे पुलिस होए, चाहे रिहैबिलिटेशन होए, जो कुछ करने की जरूरत है वो सारा कुछ वो किया जाए। जो एंटी ड्रग एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो छोटा सा ड्रग कंज्यूमर है उसको पकड़ लिया है, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। हमने कंज्यूमर से
पकड़ के पूछ के तुमको किसने दिया, उसको पकड़ से तुमको किसने दिया, किसने पिया, जाके ऐसे ड्रग लॉज पढ़े जो इंटरनेशनली बड़े बड़े लोग हैं। अब आपने एक ये भोला का नाम, तो ही इज एन इंटरनेशनल ड्रग भोला कहता है कि वहां पे तो अकाली के ही नेता हैं, आपके बद नजदीक लोग हैं, तो वही चला रहे पूरा ड्रग बिजनेस। आप बोल दीजिए ना किसका नाम, क्यों हिट करा? नहीं, मजीठिया जी का उन्होंने नाम लिया है। मैं आपको बताती हूँ, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मजीठिया जी का जब नाम लिया तो पंजाब के जो प्रदेश के कांग्रेस के लीडर प्रताप बाजवा हैं, जगमीत बराड़ हैं, उन्होंने जाके अदालत में, हाई कोर्ट में फाइल किया कि इसका नाम है और सीबीआई को दिया जाए बिकॉज रूलिंग पार्टी हिमसेल्फ, और हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, बाहर फेंका। तहकीकात ही नहीं तो एविडेंस कहां से आ गया? तो आप जुडिशरी ने बिना तहकीकात करके बाहर फेंक दिया। तो पीआईएल को ना, ये तो पुलिस ही को करना चाहिए। एक मिनट सुनिए तो सही, तो पीआईएल जज, अब जूरी तो बायस नहीं हो सकती ना, उन्होंने क्यों फेंका? बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस। दूसरी से भी बड़ी बात, जो जांच हुई है, ये पंजाब पुलिस ने, आपको पता है 5 सेंट्रल एजेंसीज हैं उस आदमी की, पंजाब पुलिस के साथ उस आदमी की उन्होंने इंटेरोगेशन करी है, नारकोटिक्स ब्यूरो किया, डीआरआई किया, बीएसएफ किया, मिलिट्री किया, 5 सेंट्रल एजेंसी। वो तो हमारे अंडर नहीं है, कांग्रेस के अंडर थी, तो जे कुछ मिलता तो वो छोड़ते क्या मजीठिया को? ये एक ऐसा चर्चा बनाई गई है रूलिंग पार्टी और फैमिली को डिफेम करने के लिए। तो भोला ने क्यों बोला ऐसा फिर? क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम नाम दे दो, हम सीबीआई में ले जाएंगे, और सीबीआई में कांग्रेस क्या करती थी किसको नहीं पता है। तो भोला ने अपने आप को बचाने के लिए, कांग्रेस ने जो वादा किया था कोशिश करी, पर कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका। 5 सेंट्रल एजेंसीज के पास कुछ मिला नहीं जिससे वो लेके जाते, क्योंकि पंजाब पुलिस जैसा काम करे, उनको पता था कि पंजाब पुलिस ने पकड़ के इनको इसके बाद कांग्रेस तक पहुंच के सबको अंदर करना है, और इससे वो डरे। अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, आपकी मिनिस्ट्री, आप अपनी मिनिस्ट्री के काम, क्योंकि पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, आप अपनी मिनिस्ट्री के काम को बेहतर करने के लिए क्या कर रही हैं मंत्री जी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप है, जो आज की ज़रूरतें हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सरकार के सामने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है जो फूड की वेस्टेज होती है। ये वेस्टेज को रोका जाएगा तो जो वेस्ट हो रहा है जब वो मार्केट में होएगा तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी होएगी, तो इन्फ्लेशन घटेगी। इसमें प्रोसेसिंग बहुत बड़ा काम कर सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा काम जो मैं समझती हूँ कि जैसे एक घोड़ा और गाड़ी की एक वो तालमेल होती है ना, कि घोड़ा तेज भागता है और गाड़ी को खींचते रहता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितना बढ़ेगी वो किसानों को ऊपर उठाती जाएगी, क्योंकि जे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के साथ होए, जे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान को अच्छी टेक्नोलॉजी दे, अच्छी सीड्स दे, वो चीज़ें दे जो किसान के पास वो हैसियत नहीं है, अपने उसके पास इतने मीन्स ही नहीं होते। जे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको वो दे, उसका उत्पादन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी, उसको बेटर प्राइसेस मिलेगी, और अश्योर्ड लिफ्टिंग जो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अश्योर्ड जब मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, उनकी इंडस्ट्री भी अश्योर्ड रहेगी। सो ये जितना प्रोसेसिंग को बढ़ाएंगे आप किसान को भी बढ़ा सकते हैं। और इससे बड़ी बात, एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरी चीज़ जो आज हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारी नौजवान पीढ़ी 65% 35 साल की उम्र के अंदर हैं। अब 35 साल के आदमी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है नौकरी, क्योंकि परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, माँ बाप को संभालना है। सो नौकरी उसकी सबसे बड़ी चाहिए। एक प्रोसेसिंग सेंटर ऐसे स्किल इम्पार्ट करने का काम, ऐसा स्किल सेंटर बन सकता है कि फ्यूचर में जौन सा नौजवान जिसके पास, या तो ये नौजवान पीढ़ी एक लाइबिलिटी हो सकती है, बेरोजगार लाइबिलिटी, या इसको स्किल देके एक एसेट बनाया जा सकता है देश में। सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो स्किल का हब बन सकती है, फार्मर को अपग्रेड कर सकती है, और रेवेन्यू के लेवल पे कितना। आपने बात की है पीएम से इसके बारे में, क्या आपको लग रहा है कि मुझे करनी है? मैं कहा अभी तक तो मैं वो स्कीम्स बना रही हूँ, जैसे मैं इन सबको, इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में सीखने को पहले टाइम लगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, कैसे की स्कीम्स बनाए, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में क्या खामियां थी जिस करके नहीं हुआ। सो वो सारा जब मेरा पूरा सेट हो जाएगा। मैं महिला आरक्षण पे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सुषमा स्वराज हैं, स्मृति ईरानी हैं, नजमा हेपतुल्ला हैं, उमा भारती हैं, बहुत वरिष्ठ महिला प्रेजेंस है, 7 महिलाएं हैं आपकी कैबिनेट में। महिला आरक्षण का सपना बहुत सालों से नेताओं ने दिखाया, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आपको लगता है महिला मोर्चा जो मोदी का है वो कुछ कर पाएगा? ये तो उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने भी लिखा था 10 साल मैनिफेस्टो में। सरकार करके दिखाएगी ना। बहुत जो सरकारें बोलती थी, जैसे मैंने कहा, ये बोलने वाली नहीं, ये करने वाली सरकार है, तो ये करके दिखाएगी। और ये तो अब सरकार अपने आप फैसला करेगी,
कब करेगी? अभी तो पहला सेशन हुआ है, बजट सेशन हुआ है, बजट में कितना कुछ काम होता है, तो टाइम तो दीजिए। आपको क्या है, जब हमने वादा किया हम करके दिखाएंगे, आप क्यों फिक्र? आप कहेंगी 5 साल के अंदर होगा क्या? हरसिमरत जी से गारंटी ली जाए 5 साल के अंदर होगा? उससे बहुत पहले होगा, 5 साल से बहुत पहले हो जाएगा। जी। बाकी जगह तो आम आदमी पार्टी फेल हो गई, आपके यहाँ क्यों चल गई? आपको चिंता है कि अगली दफा जब लोकसभा चुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं, असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तब आम आदमी पार्टी बादल फैमिली को टक्कर देंगे? अभी 2 बाई इलेक्शंस आ रहे हैं 21 तारीख को। आपको आम आदमी का जो ये बलून दिल्ली में बना था, जैसे दिल्ली में बर्स्ट होगा, नहीं बलून नहीं, अब तो पूरा नाव ही पंजाब पहुंच गई है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो मैं आपको कह रही हूँ, दिल्ली में एक बहुत बड़ी हाइप हो गई थी ना, अब दिल्ली की इलेक्शंस हो गई, उसमें आपको पता लग जाए। उससे पहले पंजाब की बाई इलेक्शन के रिजल्ट 21 तारीख को आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आम आदमी कैसे। पर आपने सोचा कि जनता ने आपको क्यों चुना पंजाब में? देखिए, पंजाब में जो ये कहा जा रहा है कि जैसे अकाली दल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पास 5 सीटें थी, हमको 6 आ गई। 7.5 साल एक एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज़्यादा होती है, उसके इन स्पाइट ऑफ दैट हमने अपना टैली इंक्रीज किया। जब हिस्टोरिकली आप पंजाब की हिस्ट्री देखें तो जो रूलिंग पार्टी होती थी उनकी जब एमपी इलेक्शंस आती 1 या 2 सीटें आती थी। पहली बारी अकाली दल बीजेपी की पिछली बारी 5 आई और इस बारी अकाली दल बीजेपी की 6 आई, इन स्पाइट की 7 साल, और हमारी गवर्नमेंट भी रिपीट हुई। तो हाँ, लोगों की कुछ चीज़ों से नाराज़गी थी, खास करके शहरों में जहाँ पे हमारा वोट बैंक घटा। उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सरकार पूरा काम कर रही है और ये बाई इलेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत शानदार तरीके से अकाली दल वहाँ पे परफॉर्म करेगा, आम आदमी का बिल्कुल वहाँ पे सफाया होगा। और मैं तो ये करती हूँ कि हमारी तो मेहनत यही है कि डेवलपमेंट के एजेंडा पे चल के अगली सरकार भी लोग हमें मौका दे, ताकि अपने पंजाब का जो प्रोग्रेस हुआ है, जो कोई नकार नहीं सकता, अब अपनी सरकार जो दिल्ली में है, अब ऐसा मौका हाथ में आया, 3 साल में बहुत कुछ करके। आपने काम करना है, नकारती है जनता या चुनती है, वो फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं। हरसिमरत जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हरसिमरत कौर बादल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।